धर्मेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आज आपके माध्यम से देश की सरकार के सामने और देश के साथ साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं, जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं। सभापति जी, अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा बहुओं की, और इसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख, इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं। रोजगार सेवक लगभग 40,000, केवल 8850 रुपए। शिक्षा मित्र 1,48,000, इनका मानदेय केवल 10,000। आंगनबाड़ी शाखाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख, और इनको मानदेय मिलता है केवल 5,000 और 2700। इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000, मानदेय केवल 8700। इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000, मानदेय केवल 5,000। इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के, लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के, आखिर ये अर्थव्यवस्था, आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता, जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो बातें करते हैं डबल इंजन की, जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की। मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। और साथ ही साथ सभापति जी, आश्चर्य इस बात का है, इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को, जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को, कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है। दिन नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें। रिजर्वेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है सभापति जी कि मन चाहे एजेंसियां हायर हो रही हैं। वो एजेंसियां अगर 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है। सभापति 1 मिनट लेंगे बस, बहुत महत्वपूर्ण सभापति जी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो, इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं, उनके कल्याण की, परिवार की, ईपीएफ से लेकर तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। श्रीमती रजनी पाटिल। I would like to ask through you, sir. Is the government aware that the Anganwadi workers are not recognized as government employees, and that their monthly honorarium ranging between 5,000 to 10,000 is significantly lower than the minimum wage in many states? Given that the low remuneration makes it difficult for them to meet their basic needs and affects their ability to fully dedicate themselves to the work. Does the government have any plans to increase their honorarium to provide them with employees' benefit? Additionally, what steps are being taken to address the frequent delays in the disbursement of their honorarium to ensure financial security of these workers? Thank you. मेरे विधानसभा क्षेत्र महुआ में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं है, और एकाध कमरे भी हैं तो भी उनमें सामान रखने की भी जगह नहीं है। क्या सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार एवं नवन निर्माण करने की मंशा रखती है, भवन बनाने की? माननीय मंत्री जी। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी, सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं का विस्तार करने हेतु कटिबद्ध है। बजट घोषणा 2024-25 के क्रम में प्रदेश के 2365 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, विद्युत फिटिंग, विद्युत उपकरण जैसे पंखे, लाइट, पानी की टंकी, नल एवं पाइप फिटिंग, बाल सुलभ शौचालय, विद्युत मोटर, रसोई घर में स्लैब वाला पेंटिंग, बाल सुलभ फर्नीचर, पोषण वाटिका आदि कार्य करवाए जा रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों में की मरम्मत का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। विभागीय भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित होने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से भवन निर्माण के कार्य करवाए जाते हैं।
मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय से, आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत उनका वेतन बढ़ाने या उनको नियमित करने की मांग काफी समय से चल रही है। क्या सरकार उनको पूरा करने की मंशा रखती है? साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि फेस कैप्चर से पोशार का जो वितरण किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि केवाईसी और ओटीपी के कारण लोग ओटीपी दे नहीं पाते। फेस कैप्चर होने के बाद 3 साल तक सिर्फ फोटो वाले सदस्य को ही पोशार मिलेगा, अन्य किसी सदस्य को नहीं मिल पा रहा। हर बार जब पोशार देंगे तो ओटीपी बार बार मांगनी पड़ती है, लेकिन लोग दे नहीं पाते। गर्भवती और धात्री महिला एवं पोशार लेने नहीं आती। घर का सदस्य अगर पोशार लेने जाता है तो पोशार नहीं मिलता। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सरकार कुछ इसमें सरलता लाने पर विचार रखती है या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का देय मानदेय में समय समय पर बढ़ोतरी की जाती है। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को देय मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त ग्रेच्युटी का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के नियमितकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ये ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो इसमें वैसे तो ये क्या है कि केंद्र सरकार का प्रोविज़न है और इसमें कोई भी अगर अभी तक तो शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई ऐसी शिकायतें आ रही हैं, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो उस पर हम लोग जो भी कर सकते हैं कि जिससे कि थोड़ा और आसान हो जाए, उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मेरा लास्ट पूरक प्रश्न है, श्री लक्ष्मण राम, ये पूर्ववर्ती सरकार के समय खोजपुरी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र बना था। श्री लक्ष्मण राम राजे, दो ही की अनुमति होती है। श्री लक्ष्मण, शौचालय की बात अभी माननीय सदस्य ने किया, मैं बस एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आंगनबाड़ी सेंटर में जो सरकार का ही है आंकड़ा, 26,535 आंगनबाड़ी सेंटर में शौचालय नहीं है। 62,771 सेंटर में बिजली नहीं है। 13,426 सेंटर में पेयजल नहीं है। और आप शौचालय और बिजली और ये स्थिति बाकी जगह छोड़ दीजिए, बाकी जगह की छोड़ दीजिए, ये आपका आंकड़ा